हेलो दोस्तों, सबको जोहार। मैं विनोद यादव डिस्कवर झारखंड क्लास में आपका अभिनंदन करता हूं। तो झारखंड की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं जनजातियों में संथाल जनजाति। तो संथाल जनजाति जो है उसकी क्या विशेषता रही है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी रही, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। उनका धार्मिक संरचना क्या रहा है, इन सारे चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं संथाल जनजाति में ऐसी क्या विशेषता है जो यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में, झारखंड का कोई भी एग्जाम हो जहाँ से जनजातियों से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं संथाल जनजाति। आपको तो पता होगा कि संथाल जो झारखंड में है टोटल 32 जनजातियों को अधिसूचित किया गया है। ठीक है, और वो अनुसूचित करने का काम कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। उसका भी संविधान में जिक्र है, कौन से आर्टिकल के तहत। इन सारे चीज़ों का विश्लेषण हमने पिछले क्लास में कर रखा है, जो कि 342 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो कौन से जनजाति को जनजाति में शामिल करे या जाति में शामिल करे। ये अधिकार संसद को राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं संथाल जनजाति। तो संथाल जनजाति में शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहले ये जानते हैं कि इस जनजाति के संस्थापक यानी कि इस जनजाति के पिता किसे माना जाता है। तो संथाल जनजाति का जो पिता या फिर संस्थापक, तो उसे बोलते हैं लुगु बुरु। कौन थे? लुगु बुरु। जो भी हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें यही याद होने वाली है। तो संथाल जनजाति का संस्थापक पूछे या संथाल जनजाति का पिता पूछे तो किसे बोलेंगे? लुगु बुरु को। अब ये जनसंख्या जो है जनजातियों की या फिर झारखंड की, ये 35% जनसंख्या है। और ये संथाल जनजाति झारखंड की जनजाति की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति अर्थात सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन? संथाल। ठीक है, संथाल जनजाति जो है वो झारखंड की सबसे बड़ी भी है, जो कि 35%, और झारखंड की बड़ी के साथ साथ जनजातियों में भी इसकी जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात ये आते हैं कि भारत में इसका कौन सा स्थान है। भारत में इसका स्थान तीसरी जनजाति, 3rd नंबर पे आता है। यानी कि पूरे भारत में तो 3rd नंबर पे तो पहला दूसरा कौन आएगा? जो कि पहला दूसरा इससे पहले वाला जस्ट जेपीएससी जो हुआ है 6th और 7th, उसमें दोनों क्वेश्चन पूछ रखा है, एक बार इधर से पूछा है, एक बार इधर से। ठीक है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन हुई? तो भील, और सेकंड गोंड। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है। और ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है वो दोबारा से ना पूछे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो हो सकता है कि फिर से वो क्वेश्चन को रिपीट करे। ठीक है, और ये लिखा है हमने पूर्व निवास, यानी कि झारखंड में संथालों के आने से पहले ये लोग कहाँ निवास करते थे। ठीक है, तो ये लोग निवास करते थे पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। और एक बार पश्चिम बंगाल में इस जनजाति को क्या बोला जाता था? तो साओतार। ठीक है, यानी कि अभी तक हमने देखा कि इसके संस्थापक या पिता
लुगुबुरु। झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति जो 35% रहा। उसके बाद देखा भारत की जनसंख्या में जनजातियों में सबसे बड़ी तीसरी जनजाति, पहला भील, दूसरा गोंड जनजाति। उसके बाद इसका पूर्व निवास स्थान कहाँ रहा? झारखंड में आने से पहले पूर्व निवास इसका जो रहा वो पश्चिम बंगाल में रहा। पश्चिम बंगाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सावतार। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोल सकता है कि जो जनजाति झारखंड में निवास करती है, निम्न में से पश्चिम बंगाल में इसे कौन से नाम से जाना जाता है? तो सावतार। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि राजमहल पहाड़ी निवास। राजमहल पहाड़ियों में जो निवास करते हैं उन्हें कहा जाता है दामिन ए को। क्या बोला जाता है? दामिन ए को। तो जो पश्चिम बंगाल में निवास करने वाले को सावतार कहते हैं, जबकि जो राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों में जो निवास करते हैं, राजमहल पहाड़ी बोलते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र को, जो विशेषकर झारखंड में जो संथाल परगना का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं इसे दामिन ए को। दामिन ए को। सिर्फ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को ही यहाँ डिस्कस करने वाले, बाकी इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करने वाले। अब देखिए यहाँ प्रजातीय समूह से, प्रजातीय समूह क्या है? तो प्रजातीय समूह से ये जनजाति जो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड में आती है। किसमें आती है? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। ठीक है, राजमहल पहाड़ी निवास में इसे क्या बोलते हैं? दामिने को। जबकि प्रजाति समूह से ये क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति समूह से आता है। इसका संबंधित जो है, ठीक है, यहाँ रह रहे किसानों के समूह से, क्या है? यहाँ रह रहे किसानों के समूह से संबंधित है। तो रह रहे किसानों के समूह से, यानी कि इनका जो मेल मिलाप है, जो इनका जो संरचना देखा जाता है, सांस्कृतिक देखा जाए या फिर सामाजिक स्वरूप देखा जाए, तो इन सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि किसानों का जो रहा है वो संथाल जनजाति में भी रहा है। तो किसानों को यहाँ रह रहे किसानों के समूह से जैसा संबंधित है, उसी तरह संथाल जनजाति, यानी कि दोनों का काफ़ी मिलता जुलता स्वरूप है। ठीक है, उसके बाद भाषा, तो इनकी भाषा आपको पता होगा संथाली। संथाली भाषा, तो ये संथाली भाषा, इसकी लिपि क्या है? इसकी लिपि क्या है? तो इसकी लिपि है उलंचिकी। इसकी लिपि उलंचिकी। उलंचिकी। अब ये उलंचिकी जो लिपि है, इसका आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कारक है रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू। ये भी क्वेश्चन पूछने का काफी ज्यादा संभावना, और ये इम्पैक्ट, ये उलंचिकी जो लिपि है, इसका जो आविष्कारक है रघुनाथ मुर्मू, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, संथालों की भाषा संथाली, इनकी लिपि जो है उलंचिकी, और इसका आविष्कारक रघुनाथ मुर्मू। अब देखते हैं इसकी, ये था इस जनजाति की कुछ खास विशेषताएं। ठीक है, उसके बाद इसका आते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप में आते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप, अभी तक जो हमने देखा उसमें कोई किसी को डाउट, इम्पैक्ट कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि जो भी बताया वो सीधा सीधा है। क्या? संथालों का आविष्कारक लुगुबुरु, उसके बाद संथालों का पिता बोलो चाहे संस्थापक बोलो उसे, उसके बाद इनका जो झारखंड में स्थान है वो 35% है। भारत में इसकी तीसरी नंबर की जनजाति आती है, पहला भील, दूसरा गोंड। इसका जो भाषा समूह है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह से है। उसके प्रजातीय समूह, राजमहल पहाड़ी में निवास करने वाले को दामिनी को बोलते हैं।
उसके बाद इनकी भाषा जो है संथाली है। इसका जो यहाँ पे रह रहे किसानों के समूह से संबंधित है। भाषा संथाली है, जिसका लिपि है ओलंचिकी, जिसका आविष्कारक है रघुनाथ मुर्मू। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाषा, भाषा से एक चीज और याद आया, एक मिनट। झारखंड के विशेष क्षेत्रों में इसका अगर ये देखते हैं हम लोग कि इनका जो निवास स्थान है, तो ये झारखंड का मैप हमने बनाया है, कुछ कोशिश किया है। तो इनका जो निवास स्थान जो देखा जाता है जनरली इस क्षेत्र में, ठीक है। और ये संथाल परगना वाला क्षेत्र और थोड़ा सा सेबूम वाला क्षेत्र, यानी कि सेबूम वाला क्षेत्र, संथाल परगना वाला क्षेत्र। उसके अलावा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, ये सब एरिया में। इसके अलावा पलामू और लातेहार में भी कुछ कुछ देखने को मिलता है। तो इस एरिया में संथालों का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन मुख्य जो माना जाता है, मुख्य स्थान वो संथाल परगना का क्षेत्र, यानी कि झारखंड का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ये हुआ ना, ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इसका निवास स्थान माना जाता है। अब ये संथाली भाषा से याद आया कि भाषा संथाली भाषा, क्या जो संविधान के 8वीं अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है, क्या उसमें ये संथाली भाषा शामिल है? बिल्कुल शामिल है, ठीक है। तो इसे जो है, इसे 92, कौन सा 92 92 अमेंडमेंट, यानी कि 92nd अमेंडमेंट कब हुआ? 2003 में, ठीक है। यानी कि 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। और उसी समय संथाली भाषा को जो है 22 भाषा, जो भाषा है जो हमारा 8वीं अनुसूची में, उसमें शामिल करने के लिए पारित हो गया, ठीक है। लेकिन 2004 में जो है इसको शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो जो संथाली भाषा ये पारित कब हुआ? 2003 में। दोनों चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि अगर पूछे संथाली भाषा को भाषाओं की सूची में शामिल कब किया गया? 2004 में। जबकि पारित किया गया 2003 में। पारित कब किया गया? 2003 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 92 अमेंडमेंट, यानी कि 92वां संविधान संशोधन। इसको शामिल कहाँ किया गया? तो 8वीं अनुसूची में, ठीक है। 8वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया। अनुसूचियां पढ़ते हैं ना हम लोग, कितनी अनुसूचियां हैं? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे आते हैं कि इसका जो विवाह या फिर समाज और सांस्कृतिक प्रचलन, ठीक है, ये सब क्या है? तो समाज जो है इनका, संथाली समाज को इसको 4 भागों में बांटा गया। कितना? 4 भाग में बांटा गया। संथाल समाज, और जो संथाल समाज जो है या फिर उनका संस्कृति है, जो उसको 4 भाग में बांटा गया। 4 भाग में कौन कौन बांटा गया? तो 4 वर्ण, यानी कि इसका जो विभाजन किया गया, विभाजन 4 वर्ण बोलो या वर्ग बोलो या फिर हड बोलो, ठीक है। हड बोलने का मतलब क्या हुआ? संथाली लैंग्वेज में तो उसे हड बोल रहे हैं, ठीक है। संथाली लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं? उसे हड बोल रहे हैं। जबकि जो किताबी लैंग्वेज जो हम लोग जनरली हिंदी में पढ़ते हैं, उसे वर्ग या वर्ण बोला जाता है। यानी कि संथालों का समाज जो है वो 4 हडों में विभाजित है, या फिर 4 वर्ण में विभाजित है, या फिर 4 वर्ग में, वर्ग या फिर वर्ण। तो ये 4 हड क्या क्या है, ठीक है। 4 हड कौन कौन से हैं? तो इसको देखते हैं हम लोग। पहला जो है वो किस्कू, किस्कू हड। किस्कू हड जो होता है वो राजा को, यानी कि किस्कू हड मतलब राजा,
जिसे राजा का पद दिया गया वो क्या कहलाएगा, वो किसकू हेड में आएगा। जबकि इसके बाद टोटल क्या बताया, 4 हेड बताया। इसके बाद क्या आएगा, किसकू हेड जो राजा, उसके बाद मुर्मू हेड, उसके बाद मुर्मू हेड जो आएगा वो किस में आएगा, वो पुजारी में आएगा। मुर्मू हेड जो आएगा वो पुजारी में आएगा। गोत्र अभी आगे बताने वाले हैं। तीसरा, तो पहला किसकू हेड, दूसरा मुर्मू हेड, तीसरा सोरेन हेड, तीसरा सोरेन हेड। और ये जो सोरेन हेड होता है ये होता है सिपाही, ठीक है। और चौथा जो हम लोग देखेंगे मरूड़ी हेड, यहां लिख रहा हूं चौथा मरूड़ी हेड। ये होते हैं कृषक। तो सामाजिक स्वरूप इनका कैसे देखा, ये 4 वर्णों में विभाजित है, यानी कि 4 हेड में विभाजित है। पहला पहला क्या बताया हमने, किस्कू, मुर्मू, सोरेन और मरूड़ी। किस्कू जो है वो राजा है, जबकि मुर्मू जो है वो पुजारी है, सोरेन जो है वो सिपाही, और मरूड़ी जो है वो कृषक है। याद रखने का तरीका ये है कि स से सोरेन है और स से सिपाही है, इसको 3 नंबर पे। लेकिन किस्कू, किस्कू मतलब क्या, वो क देखिए पहले वर्ड में आता है, क ख ग घ में क पहले आता है, तो किस्कू क जो हो गया ये क मतलब राजा जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद मुर्मू सिपाही, अब मुर्मू बोले तो सॉरी मुर्मू पुजारी हो गया, और एक मरूड़ी, मरूड़ी किसान, यानी किसान जो होता है ना अपना हड्डी वड्डी मरोड़ के एकदम जो भी होता है पूरा एकदम मेहनत करके काम करता है, तो मरूड़ी बोले तो किसान। और एक बच गया जो मुर्मू, वो पुजारी, ठीक है। तो इन 4 वर्णों में विभाजित है संथाली समाज, ठीक है। इसके बाद इसका देखते हैं कि विवाह का स्वरूप। इसके बाद क्या देखते हैं, इनके समाज में विवाह कौन कौन सा प्रचलन में है। तो विवाह इसका जो प्रचलन में है वो देखते हैं। ये सबसे पहले विवाह को बोलते हैं बापला। विवाह को क्या बोलते हैं ये लोग, बापला। और कई तरह के इनके जो बापला है यानी कि विवाह, ये कई तरह के विवाह इनमें प्रचलित तो जनरली एक ही है, लेकिन कई तरह के विवाह होते हैं। जैसे विवाह जैसे किरिंग बापला, गोलाइटी बापला, टुनकी बापला, धरती जमाई बापला, अपगीर बापला, निर्बोलक बापला, सागा बापला, किरिंग जमाई बापला। तो इन सब का मीनिंग हम बताने वाले हैं कि कौन सा विवाह जो है किसमें प्रचलित होता है, ठीक है। तो विवाह ये किरिंग बापला है, इसको सबसे पहले तो याद रखिए, किरिंग बापला जो है ये संथालों में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, ठीक है। किरिंग बापला, बापला का मतलब क्या बताया, विवाह। तो ये किरिंग बापला में क्या होता है कि मध्यस्थ के माध्यम से, अरे मध्यस्थ वही मध्यस्थ तो हम लोग बोल रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली अगुआ, ठीक है। तो जो अगुआ के माध्यम से हो गलो विवाह, वो हो गलो इखिन में कौन ची, वो हो गलो किरिंग बापला। यानी कि किरिंग बापला बोले के मतलब का होलो अगुआ के माध्यम से ही शादी होतो, ठीक है। तो और सबसे प्रचलित हो जो सबसे फेमस हो वो हो किरिंग बापला, ठीक है। उसके बाद गोलाइटी बापला। गोलाइटी बापला का हो, अरे गोलाइटी बापला तो इनके पता हो, तो गोलाइटी बापला का मतलब गोलट विवाह, ठीक है। गोलाइटी बापला मतलब गोलट विवाह। जबकि टुनकी दीपिल बापला, ठीक है, ये दो तो आराम से याद हुई। तो किरिंग बापला क्या कि सबसे फेमस हो, सबसे फेमस विवाह किरिंग बापला, तो याद हुई। तो एक चीज याद रखिए कि किरिंग बापला और किरिंग जमाई बापला, ठीक है, दोनों है। किरिंग बापला और किरिंग जमाई बापला दोनों है। तो किरिंग बापला में यहाँ पे देखेंगे ये सबसे फेमस है जो मध्यस्थ के माध्यम से होता है, जो मध्यस्थ के माध्यम से होता है। और जबकि अब हम आगे देखते हैं गोलाइटी में क्या देखें, गोलट विवाह। इससे पहले जो वीडियो बनाया था हमने उसमें ये चीज बता रखा।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। टूनकी दीपिल बाफला, नेक्स्ट देखते हैं। टूनकी दीपिल बाफला में क्या होता है कि यहाँ पे जो थोड़ा गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं वो क्या करते हैं, वो वधु को ले आते हैं वर के यहाँ और वहीं पे उनका विवाह होता है। यानी कि टूनकी दीपिल बाफला में क्या होता है कि वर के यहाँ, यानी सिंपल से समझ, दूल्हा के यहाँ दुल्हन के उठा के ले आओ जाओ और वहीं पे उनका शादी होता है, ठीक है। यानी कि दूल्हा घर शादी, ठीक है। दूल्हा घर शादी दुल्हन के लाइन के, ठीक है। दूल्हा घर शादी दुल्हन के ले आए, तो यानी कहने मतलब जो गरीब खानदान से बिलोंग करेगा वो क्या करेगा कि दुल्हन को, जिससे शादी सुनिश्चित हो गया, उससे उनके यहाँ के जो दुल्हन रहेगी उनको उठा के ले आएंगे और फिर यहाँ जो दूल्हा के घर है वो पूरा तरीके से उनका विवाह फिर संपन्न होगा, ठीक है। धरदी जमाई, धरदी जमाई या घर दी जमाई, ठीक है। धरदी जमाई या घर दी जमाई ये अच्छा जाने थे जरा जमाई बोले थे, घर जमाई बन गए, ठीक है, घर जमाई बन गए। तो धरदी जमाई मतलब यानी कि जो दूल्हा का शादी होने के बाद वर क्या करता है, वो ससुराल में ही बस जाता है। तो शादी बाद ससुराल में, ससुराल में बस जाना, ठीक है। शादी बाद ससुराल में बस जाना। अब है एगो अपगीर, ठीक है। अपगीर भी बापला, अपगीर बापला, एक बात फिर से याद रखियो, बापला मतलब विवाह, बापला मतलब तो अपगीर बापला का मतलब हो गया कि अगर युवक और युवती में प्रेम हो गया, ठीक है, प्रेम हो गया, तो प्रेम हो गया तो पंचायत के सहमति से, यानी कि पंचायत, पूरा पंचायत जो है गांव का पंचायत, उनके सहमति से इनका फिर विवाह होता है। यानी कि पहले तो उनको, पहले क्या हो गया, पहले प्रेम हो गया, प्रेम प्यार मोहब्बत इश्क सब एक ही शब्द है, बस खाली कहने का अलग है, प्यार मोहब्बत है। तो जो पहले प्रेम हुआ उसके बाद क्या हुआ, पंचायत की सहमति से, पंचायत सहमति से जो विवाह हो गया वो अपगीर बापला, ठीक है। अब है निर्बोलक विवाह, निर्बोलक बापला बोलो या निर्बोलक विवाह बोलो। निर्बोलक विवाह एज इट इज इसको हठ विवाह भी बोल सकते हैं, ठीक है, हठ विवाह, यानी कि जो संथाली लैंग्वेज में इसको निर्बोलक बोलते हैं, लेकिन निर्बोलक विवाह को आप लोग बोल सकते हैं, हठ विवाह भी इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है, अगर किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया तो लड़की अपना बोरिया बिस्तरा बांध के और चल देगी दूल्हे के यहाँ, ठीक है। यानी कि जो लड़का पसंद आया उसके घर में जाके ये रहने लगेगी और रहने लगेगी। अब उस लड़की के वहाँ मार गरिया चाहे डांट कुछ कर, खाना पीना दे चाहे मत दे, वो रह तो वहीं पर ही, ठीक है। तो अंतिम फैसला यही होता है, जनरली यही हो जाता है कि लड़का घर वाला सब मान जाता है और फिर उनका विवाह भी कर दिया जाता है। तो ये था निर्बोलक विवाह। उसके बाद सांगा विवाह। सांगा विवाह में क्या होता है, सांगा विवाह में ये विधवा या फिर तलाकशुदा या फिर परित्यक्त व्यक्ति, तो विधवा या तलाकशुदा महिला का परित्यक्त या विधुर पुरुष के साथ इनका शादी हो जाता है। विधवा या तलाकशुदा, तलाकशुदा जो महिला होती है उनका विवाह किससे हो जाता है, परित्यक्त पुरुष, यानी कि बोल सकते हैं जो जिनका लिव इन रिलेशनशिप खत्म हो गया उनका परित्यक्त पुरुष या फिर विदुर पुरुष, ठीक है। इनका विवाह किसके साथ हो जाता है, परित्यक्त या फिर विदुर, परित्यक्त या फिर विदुर पुरुष के साथ इनका विवाह हो जाता है। वो क्या, कौन सा विवाह कहलाता है, ये सांगा विवाह या फिर सांगा बापला। अब
किरिंग, अब है किरिंग जवाई बापला। तो किरिंग जवाई बापला में ये होता है कि अ, शादी से पहले अगर किसी महिला का गर्भ धारण हो जाता है तो वो महिला फिर वो उसी व्यक्ति से शादी करती है। ठीक है, शादी पूर्व गर्भ धारण। ठीक है, शादी पूर्व जो गर्भ धारण हो गया उसके बाद जो विवाह होता है वो विवाह क्या कहलाएगा? किरिंग जवाई बापला। तो ये था इसका सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप। इसके अलावा और कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम बताने वाले हैं अभी। गोत्र। गोत्र में क्या बताने वाले हैं कि इनका जो कुल गोत्र है, इनका जो गोत्र है टोटल वो 12 है। ठीक है, गोत्र को इन लोग और भी कुछ बोलते हैं, तो सॉरी, गोत्र खुट। गोत्र कुल कितना? 12, लेकिन उपगोत्र, उपगोत्र को ये लोग खूट भी बोलते हैं। ठीक है, उपगोत्र को क्या बोलते हैं? खूट भी बोलते हैं। जो 144, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी कि गोत्र कितने हैं संथाल जनजाति में, गोत्र कितने हैं? तो 12। ठीक है, और इसमें जो अपराध माना जाता है, ठीक है, अपराध की श्रेणी में क्या आएगा? अपराध की श्रेणी में सबसे बड़ा अपराध माना जाता है इसमें निषिद्ध, निषिद्ध यौन संबंध। कहने का मतलब जो जैसे हो रहा है ना कि जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना, तो वो हो गया निषिद्ध यौन संबंध। इसके अलावा अपराध में और क्या माना जाता है कि अपराध में और माना जाता है कि सगोत्रीय विवाह, यानी कि सगोत्री विवाह, यानी कि इन लोगों में एक ही गोत्र में, यानी कि एक ही गोत्र के 12 गोत्र है ना, तो 12 गोत्र में अगर मान लेते हैं कोई, मान लेते हैं कोई जैसे कोई बी, बी कोई गोत्र है, ए से बी तक कोई गोत्र है, और इसी का बी वाला बी के गोत्र में ही विवाह नहीं हो सकता। तो ये हो गया सगोत्री विवाह वर्जित माना जाता है। ठीक है, सगोत्र विवाह वर्जित माना जाता है, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बाल विवाह इनमें नहीं होता है। बाल विवाह जो है इनमें नहीं होता है। ठीक है, और इनका जो है जो एक निश्चित अपराध के लिए जो सजा है, यानी कि कठोर अपराध जो है, गंभीर अपराध के लिए सजा क्या है? वो गंभीर अपराध के लिए सजा क्या है? तो बिटलाहा। ये शब्द को जरूर याद रखिएगा, बिटलाहा। बिटलाहा मतलब क्या होता है कि समाज से इनको निकाल देना, समाज से बहिष्कृत कर देना। यानी कि अगर ये सजा मिल गया तो पूरा समाज से, यानी कि पूरा गांव से इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे कारिक वारिक पेंट करके कुछ भी थोड़ा बेइज्जती करके तो इनको गांव से बाहर निकाला जाएगा। अब सवाल ये है कि जब गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा तो क्या इनको फिर से वापस लाया जाएगा इस समाज में, इस गांव में? तो उसका भी एक नियम है, भात भितार। ठीक है, अगर ये सजा, जिस व्यक्ति को अगर बिटलाहा की सजा मिल गई, उसकी अगर वापसी करनी, फिर उसी गांव में और उसी समाज में अगर वापसी करनी हो तो एक होता है भात भितार। ठीक है, भात भितार करने का मतलब पूरे गांव को ये लोग भोजन करवाएंगे, और एक हड़िया होता है, हड़िया के बारे में आगे बताएंगे आगे, उनका सेवन करवाने के साथ जो भी उनका नियम है वो पूरा करवाने के बाद, लेकिन जो नियम है उसको क्या बोलते हैं? वो
भात वितार, ठीक है। इसके अलावा और हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे कि इनके वधु मूल्य को क्या बोलते हैं, ठीक है। जितने भी शादी हुई, ठीक है, शादी में वधु मूल्य को क्या बोलते हैं, ये वधु मूल्य बोले तो दहेज, दहेज के ये लोग पौन बोलते हैं, दहेज को क्या बोलते हैं, पौन बोलते हैं। उसके बाद युवागिरी, युवागिरी पर एक हम वीडियो बनाने वाले हैं पूरा, मतलब अच्छे से डिटेल से, ठीक है। यानी कि युवागिरी होता है शिक्षण संस्थान, तो युवागिरी को ये लोग बोलते हैं घोटुल, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। संथाल जनजाति में वधु मूल्य को क्या बोलते हैं, पौन बोलते हैं। संथाल जनजाति में युवागिरी को क्या बोलते हैं, तो घोटुल बोलते हैं। इसके बाद हम लोग और भी थोड़ा चीज़ जानने वाले, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, इनका जो फैक्ट है वो जान लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है कि निम्न में से पौन क्या है, ठीक है। पौन क्या है, तो संथाल जनजाति का वधु मूल्य है। वधु मूल्य कहने का मतलब जो दहेज होता है, दहेज कहने का मतलब ये नहीं कि जो वधु पक्ष की ओर से लिया जा रहा हो, यानी यहाँ पे पौन का मतलब ये है कि वधु पक्ष को दिया जा रहा हो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा घोटुल, युवागिरी। युवागिरी क्या होता है, जहाँ ये प्रशिक्षण संस्थान होता है, ये 11 से 13 से, हर जनजाति में लगभग सेम होता है, कुछ का डिफरेंस होता है। तो संथाल जनजाति में जो युवागिरी को बोलते हैं वो घोटुल बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्राम को क्या बोलते हैं, ग्राम को ये लोग बोलते हैं आतो। ग्राम को ये भाई लोग क्या बोलता है, आतो बोलते हैं। उसके बाद माह को क्या बोलता है, माह बोलते हैं महीना, ठीक है। माह को बोलते हैं बोंगा, ठीक है। माह को क्या बोलते हैं, बोंगा। ग्राम प्रधान यानी कि जो गांव का प्रधान है, ठीक है, जो गांव का प्रधान होता है वो बोलता है, उसको बोलते हैं माझी, ठीक है। और ये इस माझी के पास प्रशासनिक यानी कि उस गांव का प्रशासनिक और न्यायिक दोनों अधिकार होता है, ठीक है। प्रशासनिक और न्यायिक दोनों अधिकार होते हैं। यानी कि ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं, माझी बोलते हैं। इसके पास प्रशासनिक और न्यायिक दोनों अधिकार होता है। और इस माझी का जो सहायक होता है, यानी कि जो एकर हेल्पर हो, ओकरा बोलते हैं जोग माझी। यानी कि एकर जो हेल्पर रहो ओकरा बोलते हैं जोग माझी, ठीक है। ओकरा क्या बोलते हैं, यानी कि जो बोलो ना दाया हाथ हो, ठीक है। मूवी में देखे तो भी ये नेता तो दाया, नेताजी तो ये दाया हाथ है, तो ये माझी के दाया हाथ केकरा बोलबी, जोग माझी बोलबी, ठीक है। उप अब होता है एक, ये तो ग्राम प्रधान हो गया, ठीक है। नेक्स्ट उप ग्राम प्रधान। तो उप ग्राम प्रधान जो होता है उसको प्राणिक बोलते हैं, या प्रमाणिक, प्राणिक या प्रमाणिक, कहीं कहीं प्राणिक लिखा मिलेगा या प्रमाणिक लिखा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद गांव का संदेश वाहक, यानी कि पंचायत में जो भी डिसीजन लिया गया वो संदेश लोगों तक पहुंचाना, या लोगों में अगर कोई समस्या है तो उसका जो सूचना है वो पंचायत तक पहुंचाने का काम जो करता है वो गुड़ायत करता है, यानी कि संदेश वाहक। संदेश वाहक को क्या बोलते हैं, गुड़ायत, गुड़ायत बोलिए या गुड़ायत बोलिए, गुड़ायत, ठीक है। तो ये था संदेश वाहक। उसके बाद एक शब्द है माझी थान, ठीक है। एक शब्द क्या है, माझी थान।
इन छोटे छोटे वर्ड्स को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन अराइज करता है। ठीक है, तो ये माझी थान क्या है? तो माझी थान जो है, यहाँ पे पंचायत का बैठक होता है। ठीक है, माझी थान में क्या होता है? ये पंचायत का बैठक। यानी कि पंचायत के बैठकी कहाँ हो? तो जहाँ हो तो ओकरा का बोलेंगे? तो ये गांव का माझी थान जो होता है वो गांव के बीचों बीच में रहता, और वहीं पे बीचों बीच रहता ओकरा पंचायत के बैठक होता। जनरली महिला सबको यहाँ पंचायत में जाना वर्जित होता है, यानी कि महिलाओं का जाना वहाँ पे मना ही रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इन लोगों का त्यौहार वगैरह। ठीक है, तो त्यौहार को चलिए बता ही देते, ज़्यादा नहीं। ठीक है, माझी थान, इसके अलावा एक जाहिर थान। हाँ, तो यहाँ पे जैसे ग्राम प्रधान, एक ग्राम देवता। ठीक है, तो ग्राम देवता को ये लोग बोलते हैं जाहिर एरा। जाहिर एरा। ठीक है, ग्राम देवता को क्या बोले? जाहिर एरा। और इस जाहिर एरा में ग्राम देवता, जाहिर एरा, तो इनका जो निवास स्थान है, यानी कि जाहिर एरा का जो निवास स्थान है उसको बोलते हैं जाहिर थान। जाहिर थान, यानी कि इनके लैंग्वेज में हम अगर जानना चाहें तो इनके देवी देवताओं का निवास स्थान जो भी है उसको क्या बोलते हैं? वो जाहिर थान बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ग्राम देवता को सबसे पहले क्या बोले? जाहिर एरा, जबकि देवताओं का निवास स्थान को क्या बोलते हैं? जाहिर थान। और ये जो है, यानी कि ये जो जाहिर थान होता है वो सखुआ या महुआ पेड़ों के बीच में इनका निवास स्थान माना जाता है। ठीक है, तो जाहिर थान का निवास स्थान कहाँ माना जाता है? सखुआ या महुआ पेड़ों के बीच का, जो थोड़ा सा क्या झाड़ी वाड़ी ऐसा कुछ होता है वैसे ही, तो उस जगह पे माना जाता है उनको जाहिर थान। इसके बाद गृह देवता। ठीक है, गृह देवता, गृह देवता, गृह देवता को ये लोग बोलते हैं उड़ाक भोंगा। उड़ाक भोंगा, ये गृह देवता को उड़ाक भोंगा, गृह देवता को उड़ाक भोंगा। ग्राम देवता को जाहिर एरा, जाहिर एरा का निवास स्थान जाहिर थान। ठीक है, गृह देवता को उड़ाक भोंगा। धार्मिक, एक होता धार्मिक प्रमुख, यानी कि जैसे हुआ ना ये ग्राम प्रधान माझी, ठीक है, पूरे गांव का प्रधान कौन हुआ? माझी, इसका सहायक हो गया जोग माझी। इसी तरह एक होता है धार्मिक प्रधान। ठीक है, धार्मिक प्रधान या धार्मिक प्रमुख, ये होता है नायके। ठीक है, धार्मिक प्रमुख या धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं? नायके बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ कुछ अब देखिए, इसके बाद ये है, ये तो धार्मिक प्रमुख हो गया, नायके। अभी हमने क्या बताया? ग्राम प्रधान को क्या बोल रहे हैं? माझी। ग्राम प्रधान को माझी बोलते हैं। तो ये तो हुआ एक गांव का। ठीक है, जैसे माझी क्या हुआ? माझी एक गांव का प्रमुख हुआ। ठीक है, माझी एक गांव का प्रमुख हुआ, जबकि 5 से 8 गांव को मिलाकर, 5 से 8 गांव को मिला के जो प्रमुख बनता है उसको बोलते हैं देश माझी। उसको देश माझी। एक गांव का
एक गांव का प्रमुख को मांझी बोलेंगे, जबकि 5 से 8 गांव का जो हेड रहेगा उसको क्या बोलेंगे, देश मांझी। यानी कि ये मांझी का काम क्या था, मांझी का काम होता है प्रशासनिक और न्यायिक प्रमुख होता है। जबकि अगर कोई मामला जो है वो मांझी से नहीं सॉल्व हुआ, ठीक है, यानी कि मांझी अगर डिसीजन देता है, मांझी तो कोई भी निर्णय ले लिया, कोई भी जो पंचायत में कोई भी काम आया, कोई भी फैसला हुआ, मांझी तो वो फैसला ले लिया, लेकिन जो व्यक्ति इसमें विक्टिम्स है, यानी कि जो अपराधी या फिर जिन लोगों के बीच ये पंचायत चल रहा है, जिसके जिसके कारण चल रहा है, वो लोग ये इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, ठीक है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, देश मांझी के पास, या फिर मांझी खुद उनको भेज देगा कि आप आगे जाइए। जैसे होता है ना, सबसे पहले क्या होता है, अधीनस्थ न्यायालय, फिर हाई कोर्ट, यानी कि ऐसे समझिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसको रखेंगे, मांझी को, जबकि हाई कोर्ट में किसको रखेंगे, देश मांझी को, ठीक है। यानी कि एक गांव का प्रमुख मांझी, 5 से 8 गांव का प्रमुख देश मांझी। अब ये 5 से 8 गांव का जो भी मामला आएगा वो कौन देखेंगे, तो देश मांझी देखेंगे। जबकि इसके अलावा 15 से 20 गांव का जो प्रमुख होता है वो होता है, 15 से 20 गांव को क्या बोलते हैं, परगना बोलते हैं, और इसका हेड जो होता है वो परगनात होता है। यानी कि 15 से 20 गांव को मिला के क्या बोलते हैं, परगना बोलते हैं, और इसका हेड को परगनात बोलते हैं। अब यही परगनात है, ये क्या है, इस समाज का, यानी कि संथाल समाज का ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। जो भी फैसला होगा इनका अंतिम फैसला होता है। परगनात का क्या होता है, अंतिम फैसला होता है। और ये किसका प्रमुख होता है, परगना का प्रमुख होता है। परगना 15 से 20 गांव का प्रमुख होता है, ठीक है। और ये परगनात जो होता है ये सर्वोच्च प्रशासनिक तथा न्यायिक संस्था, ठीक है। परगनात जो है वो सर्वोच्च प्रशासनिक तथा न्यायिक संस्था के रूप में इनका समाज में वो कार्यरत है, ठीक है। और एक बात कि हत्या और डकैती जैसा जो गंभीर मामला होता है वो मामला यहाँ पे नहीं चलता है, वो मामला सीधा न्यायालय में चलता है, ठीक है। उसके बाद ये लोग जो निपुण होते हैं किस किस कार्य में और किस किस कार्य में ये निपुण होते हैं, और किस किस कार्य में निपुण होते हैं, तो बुनाई और चित्रकारी में, काफी कुशल होते हैं ये लोग, ठीक है। निपुण यानी निपुण कहने का मतलब इनका जो चित्रकारी ना बहुत बेस्ट है। और एक चित्रकला का नाम है कॉम्बकट चित्रकला, बहुत मस्त है उसका भी, ये कॉम्बकट चित्रकला। तो जो सबसे प्रमुख चित्रकला है वो कौन सा है, प्रमुख चित्रकला का नाम क्या है, कॉम्बकट दिख रहा, कॉम्बकट। ये बर्तन का चित्र इस पे बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक गोदना के बारे में तो जानते होंगे। गोदना होता है ना कि जैसे आप पुरानी महिलाओं को देखेंगे, जैसे दादी वगैरह को देखेंगे तो पूरा हाथ वगैरह में गोदना वगैरह करा के रखते हैं, तो वो गोदना। तो इस जनजाति में क्या है ना, पुरुष जो है ना अपने बाएं हाथ में सिक्का का गोदना गुदवाता है। क्या करता है गोदना में, पुरुष क्या करता है, पुरुष बाएं हाथ में सिक्का। अब इसमें क्या है, इसकी खास विशेषता ये है
कि जिस पुरुष के बाएं हाथ में सिक्का गोदना नहीं होगा, अब कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती, अगर नहीं रहे तो शादी नहीं करना चाहती। तो ये जनरली इन समाज में अच्छी बात है, ठीक है। तो सिक्का बाएं हाथ में सिक्का का गोदना उनमें प्रचलित है। अब एक है स्थानीय, यानी कि एक हड़िया, हड़िया, ठीक है। हड़िया बोले तो राइस बियर, राइस बियर कहने का मतलब चावल को गला के जो हड़िया पेय पदार्थ बनाया जाता है। इन लोगों का ये पेय पदार्थ होने के साथ साथ ही एक तपान में भी इनका काम आता है। तपान यानी कि कहीं चढ़ावा चढ़ाने में, पूजा वगैरह में भी ये हड़िया का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हड़िया को इन लोग संथाली भाषा में इसको बोलते हैं पोचाई, ठीक है। संथाली भाषा में क्या बोलते हैं इनको? पोचाई बोलते हैं, ठीक है। इनका जो प्रमुख देवता होते हैं, प्रमुख देवता, प्रमुख देवता सिंह बोंगा, सिंह बोंगा या फिर ठाकुर जी। और ये सिंह बोंगा किनका प्रतीक है? सूर्य भगवान का, ठीक है। और इन्हीं को मानते हैं कि ये सिंह बोंगा ही जो है वो सृष्टि के रचयिता है। तो सृष्टि के रचयिता किसे माने? सिंह बोंगा को। सेकंड प्रमुख गुरु इन लोग का मरांग गुरु, प्रमुख देवता सिंह बोंगा या फिर ठाकुर जी। दूसरा सेकंड प्रमुख बोलेंगे तो, सेकंड प्रमुख देवता बोलेंगे तो मरांग गुरु, मरांग गुरु, ठीक है। सेकंड प्रमुख देवता क्या बोलेंगे? मरांग गुरु, ठीक है। तो इतना आई थिंक काफ़ी है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। संथाल जनजाति में इतना, वैसे त्यौहार के बारे में इनका नहीं पता है। तो त्यौहार में इनका जो है ना, वो सरहुल को ये लोग बा परब बोलते हैं। त्यौहार में सरहुल को बा परब बोलते हैं। उसके बाद कर्मा तो मनाते ही हैं। उसके बाद एक होता है एरोक, एरोक पर्व, ठीक है। त्योहार, त्योहार जो है वो सरहुल, सरहुल या फिर बा पर्व, बा पर्व। इसके बाद कर्मा, फिर एरोक, एरोक यानी कि एक चीज और ध्यान ध्यान रखिएगा कि इनका जो माह शुरू होता है वो आषाढ़ माह से शुरू होता है, ठीक है। यानी कि जो त्योहार जो शुरू होता है, त्योहार शुरू जो होता है वो आषाढ़ माह से, ठीक है। आषाढ़ ये हिंदी में आता है, आषाढ़ माह से। और ये एरोक, एरोक कब मनाते हैं? जब आषाढ़ माह में जब पहली बीज जब ये बोते हैं, ठीक है, तो उस समय एरोक पर्व मनाया जाता है। यानी कि बीज बोते के समय, बीज बोने के समय जो त्यौहार मनाते हैं वो क्या मनाते हैं? वो एरोक मनाते हैं, ठीक है, एरोक त्यौहार। उसके बाद इनका और भी जो त्यौहार का नाम है वो है वंदना, ठीक है, वंदना। उसके बाद हरियाण। तो ये हरियार पर्व जो मनाते हैं, हरियार पर्व जो मनाते हैं वो सावन के माह में धान जब होता है ना, धान की अच्छी फसल के लिए ये लोग हरियार पर्व मनाते हैं। फिर सोहराई, सोहराई तो पता ही होगा, हजारीबाग का बहुत फेमस पर्व है सोहराई। ये जानवरों से रिलेटेड है। जो दीपावली, यानी कि दीपावली के दूसरे दिन जो है कार्तिक अमावस्या जो होती है उसके दूसरे दिन सोहराई पर्व पशुओं के लिए, पशु त्यौहार है। उसके बाद बाहा पर्व, बाहा पर्व ये जो होता है फागुन माह में शुद्ध जल की होली खेलते हैं ये लोग, उसे बाहा पर्व बोलते हैं। उसके बाद माघ सीम, माघ सीम जो होता है ये माघ महीने में मनाया जाता है। उसके बाद हरिहार सीम, हरिहार सीम। तो जनरली यही सब त्यौहार है इनका संथाल जनजाति में। तो आज यहीं पे रहने देते हैं। संथाल जनजाति के में इतना इनफ है
बिटलाह के बारे में बता ही दिए, जो कि समाज से बहिष्कृत किया जाता है। तो इतना देर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि संथाल जनजाति जो उनका संस्थापक लुगु बुरु, झारखंड में उनका स्थान, भारत में स्थान, उसके बाद उनकी भाषा भाषा जो संथाली, कब संविधान में उसको 22 भाषाओं में शामिल किया गया। उसके बाद उनकी प्रजातीय दृष्टिकोण से उनकी जो समूह है वो प्रोटोस्टेरॉइड वाला, उनका जो संबंधित है वो बसे हुए किसानों से, किसानों के समूह से संबंधित है। फिर समाज के बारे में पढ़ा तो ये 4 हड़ में किस्कू यानी कि राजा, मुर्मू यानी कि पुजारी, सोरेन यानी कि सिपाही, और मरूड़ी यानी कि कृषक। इनका जो गोत्र बटा हुआ था वो 12 गोत्रों में बटा हुआ था। उप गोत्र जो बटा हुआ है वो 144 में बटा, 144 है। अपराध, इन लोग सगोत्रीय विवाह को अपराध मानते हैं, निश्चित यौन अपराध को मानते हैं। फिर बाल विवाह इनमें प्रचलित नहीं होता है। विवाह इनमें जो है, विवाह जो है किरिंग में अपना सबसे प्रचलित विवाह है जो मध्यस्थ के माध्यम से होता है। उसके अलावा गोलाइटी बापला, टुनकी दीपिल बापला, जिसमें कन्या को घरे ले आवल जाओ, दूल्हा घर ला के शादी करल जाता है। फिर निर्मोलक जो है जो हठ विवाह की तरह हो गया, यानी कि दुल्हन जो है वो जबरदस्ती दूल्हे के घर रहना शुरू कर देती है। फिर शांगा विवाह जो हो गया, विधवा विवाह या फिर विदुर विवाह बोलिए, चाहे तलाकशुदा विवाह भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें देखें तो वधु मूल्य को पौन बोलते हैं, जबकि युवा गृह को घोटुल बोलते हैं। ग्राम को बोलते हैं इन लोग बोगा माँ, ग्राम को आतो बोलते हैं, माँ को बोगा बोलते हैं। ग्राम प्रधान को मांझी बोलते हैं, मांझी का सहायक जो होता है उसको जोग मांझी बोलते हैं। मांझी एक गांव का प्रशासनिक और न्यायिक प्रधान होता है, जबकि 5 से 8 गांव का जो प्रधान होता है उसे देश मांझी बोलते हैं। देश मांझी ना उसे देश मांझी बोलते हैं। और जो मांझी से जो निर्णय नहीं लिया जा पाता वो देश मांझी के पास ट्रांसफर हो जाता है। जो देश मांझी नहीं ले पाते वो 15 से 20 गांव का जो परगना होता है, जिसका प्रमुख परगनायत होता है, उसके पास चला जाता है। और वो सर्वोच्च संस्था होती है, यानी कि प्रशासनिक और न्यायिक संस्था के रूप में सर्वोच्च संस्था परगनायत। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था इनके जो मांझी थान, जो पंचायत को का बैठक जो होता है उसके मांझी थान बोलते हैं। संदेश वाहक होता है, गुड़ैत होता है। और त्यौहार इनका जो शुरू होता है आषाढ़ माह में होता है। त्योहारों में इनका जो सरूल है जिसे बा परब बोलते हैं, कर्मा हो गया, एरोप हो गया, जो आषाढ़ में बीज बोते के समय मनाते हैं। फिर बंदना हो गया, हरियाण हो गया, हरियाण यानी कि सावन में धान की अच्छी फसल के लिए मनाते हैं। फिर सोहराई हो गया, फिर बाहा हो गया जो कि फागुन महीने में, बाहा क्या हुआ, फागुन महीने में शुद्ध जल की होली खेलते हैं। उसके बाद माघ सीम हो गया, फिर हरिहार सीम हो गया। उसके अलावा चित्रकारी और बुनाई में ये लोग काफ़ी निपुण होते हैं। जो कॉमकट चित्रकला है, कॉमकट चित्रकला पद्धति है वो, ठीक है मिटा दी। कॉमकट चित्रकला एक पद्धति है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी कि बर्तनों का चित्र बनाया जाता है। कॉमकट चित्रकला पद्धति, यानी कि चित्रकला पद्धति है वो कॉमकट। ठीक है। गोदना जो होता है, पुरुष के बाएं हाथ में सिक्के का गोदना होता है। अगर जिसके हाथ में सिक्का नहीं हो, गोदना हो, महिलाएं जनरली उससे विवाह करना पसंद नहीं करती है। जो हड़िया होता है, हड़िया को इन लोग पोचाई बोलते हैं, यानी कि स्थानीय मदिरा जिसे बोल सकते हैं। प्रमुख देवता में शिंग होगा या फिर ठाकुर जी आ जाएंगे, जो सृष्टि के रचयिता मानते हैं, यानी कि सूर्य देवता। सेकंड प्रमुख देवता जो हो गए मरांग गुरु हो गए। ग्राम देवता को जाहिर एरा बोलते हैं, जिसका निवास स्थान जाहिर थान, जिनका निवास जो है सखुआ या महुआ पेड़ों के बीच में होता है। उसके बाद गृह देवता को ये उड़ाक बोंगा बोलते हैं। धार्मिक प्रमुख को नायके बोलते हैं। और एक बिटलाहा जो हो गया वो समाज निकाला बोलिए, ये बहिष्कृत कर दिया जाता है पूरे गांव से, पूरे समाज से। गंभीर मामलों में जैसे हत्या डकैती के मामलों में इनका जो निर्णय लिया जाता है वो
न्यायालय में जाता है, ना कि इनका पंचायत स्थल। ठीक है, तो आज ये रहने देते हैं। धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए।